हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। आज हम ये नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऊष्मा और ताप। इसमें पहले ऊष्मा को देख लेते हैं, ताप को फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहले ऊष्मा को पढ़ लेते हैं। वैसे ही एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ऊष्मा और ताप, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो पहले ऊष्मा को पढ़ लेते हैं, फिर हम ताप को पढ़ेंगे। तो ऊष्मा देखते हैं आज। ऊष्मा क्या होता है? कोई भी चीज गर्म होती है तो उसके अंदर ऊष्मा होती है। ऊष्मा मतलब एक ऊर्जा का ही रूप होता है। ये जिस तरह से ऊर्जा होती है उसी तरह से ऊष्मा होती है। तो कोई चीज गर्म है, इसका मतलब उसमें ऊष्मा है। जैसे कोई चाय है या फिर पानी है, हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाती है। मतलब वो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, उसमें से गर्म में से वो ठंडे की तरफ जाती है। तो ऊष्मा एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे एनवायरमेंट में रखी है तो एनवायरमेंट में वो ट्रांसफर हो रही है। चाय में से हीट जो है एनवायरमेंट में ट्रांसफर हो रही है। तो ये ऊष्मा का ये एक रूप होता है। ऊष्मा उसी तरह से होती है जिस तरह से ऊर्जा होती है। ऊर्जा को जैसे हम खत्म नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, इस तरह से ही ऊष्मा के साथ भी होता है। ऊष्मा को भी हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, बट ये खत्म नहीं होती क्योंकि ये भी एक ऊर्जा का ही रूप है। तो इसको देखते हैं। पहले इसमें लिख लेते हैं, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। अब जैसे सूर्य गर्म रहता है, उससे हमें हीट मिलती है, इसका मतलब उससे हमें ऊर्जा मिल रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊष्मा एक तरह की हीट एनर्जी है। बस इसमें यही है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से जो हीट आ रही है हमारी तरफ, वो ऊर्जा है, एक तरह की ऊर्जा है जो हमें प्राप्त हो रही है सूर्य से। अब ये ऊष्मा का आदान प्रदान। ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होता है? जैसे एक चीज ठंडी है, एक चीज गर्म है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया जाए। जैसे ये है मार्कर, इसमें से हम समझते हैं कि एक गर्म है मार्कर और एक ठंडा है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देंगे तो इसमें से हीट एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो जो ऊष्मा होती है उसका आदान प्रदान भी होता है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे गर्म वाले से ठंडे की तरफ जाएगी, जो ज्यादा गर्म है उसमें से ठंडे की तरफ जाएगी। तो ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होगा? एक तो ताप में अंतर के कारण होता है। ताप में अंतर के कारण। दूसरा यह गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाएगी। जैसे कि कोई भी हमारे पास मेटल की कोई चीज होती है, हम उसको एक तरफ से गर्म करते हैं, चूल्हा लेंगे, उसको जला के एक तरफ से गर्म करेंगे, तो हम थोड़ी देर बाद देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से भी वो अपने आप गर्म हो जाता है। तो इसी कारण गर्म होता है क्योंकि एक तरफ से वो गर्म है, एक तरफ से ठंडा है। तो यहाँ से जो ऊष्मा है वो इधर ट्रांसफर हो रही है, वो इसको भी इधर भी गर्म कर देगी फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये टेम्परेचर बराबर करना चाह रही है, लेकिन वो बराबर ना होके इधर का पोर्शन भी थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है। तो इस कारण से ऊष्मा इधर से इधर चली जाती है। तो ऊष्मा एक तो ताप में अंतर है, इस कारण ही तो इधर ट्रांसफर हो रही है। अगर टेम्परेचर एक जैसा ही रहता तो वो ट्रांसफर नहीं होगी। तो ताप में अंतर होता है, इसलिए आदान प्रदान होता है ऊष्मा का, और यह गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है।
अब ये देखते हैं निर्भरता, ये किस किस चीज पे निर्भर करता है। द्रव्यमान, एक तो ये द्रव्यमान पे निर्भर करेगा, और पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की किस तरह की प्रकृति है। थर्ड, ताप परिवर्तन, ताप में परिवर्तन जो हो रहा है उसके ऊपर। द्रव्यमान कितना द्रव्यमान है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ किस तरह का है, किस मेटल का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कोई मेटल की चीज है या लकड़ी की चीज है, उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। रात को ठंडी जगह पे रख दो इन दोनों को, तो ठंडी जो मेटल की चीज है वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी और लकड़ी की कम ठंडी रहेगी। तो ये पदार्थ की प्रकृति पे भी डिपेंड करेगा। और ताप परिवर्तन, ताप में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे है ऊष्मा ऊर्जा व अन्य, ऊष्मा ऊर्जा का अन्य रूपों में परिवर्तन। जो ऊष्मा ऊर्जा होती है वो खत्म तो होएगी नहीं, उसका दूसरे रूप में चेंज हो रहा है। तो वो किस किस रूप में चेंज हो सकता है, किस तरह से हो सकता है वो देखते हैं। इसके 2-3 एग्जाम्पल है, इनको देख लेते हैं। जैसे हीटर है, हीटर क्या करता है, जब हम हीटर को चलाते हैं, हीटर को लाइट से चलता है तो वो विद्युत ऊर्जा को यूज कर रहा है और किसी चीज को गर्म करता है। जैसे वो गर्म हो जाता है हीटर, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को यूज कर रहा है, लाइट को, और ऊष्मा ऊर्जा दे रहा है हमारे को। तो ये ऊर्जा का चेंज है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में चेंज कर रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा। हीटर यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में चेंज कर देता है। अब ये भाप इंजन है, भाप इंजन भाप बनाने के लिए यूज होता है। तो अब ये सेकंड भाप इंजन। भाप इंजन क्या होता है, जो भाप से चलता है। भाप से चलता है, इसका मतलब ये ऊष्मा ऊर्जा को यूज कर रहा है। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा को यूज करके यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। यांत्रिक ऊर्जा, ये भाप इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यूज करता है क्योंकि ये भाप से चलता है। भाप में ऊष्मा ऊर्जा होती है, तो ऊष्मा ऊर्जा को यूज करता है और फिर यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। थर्ड है ये पवन चक्की। पवन चक्की क्या होती है, आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े क्षेत्रों में जहाँ पे हवा बहुत ज्यादा चलती है, इस तरह के खुले मैदान होते हैं, वहां पे पवन चक्की लगी रहती है। तो पवन चक्की क्या करती है, पवन ऊर्जा को यूज करती है क्योंकि वहां हवा ज्यादा चलती है। उस पवन ऊर्जा को यूज करके वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका क्या काम है, पवन ऊर्जा को यूज करेगी और उसको यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देगी। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने के। हीटर है, हीटर यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करेगा। भाप इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यूज करता है और यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। पवन चक्की पवन ऊर्जा यूज करती है और यांत्रिक ऊर्जा में उसको चेंज कर देती है। अब हम इसके मात्रक देखते हैं, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है कि इतने जूल ऊर्जा यूज करी हमने। ये SI मात्रक होगा यहाँ पे इसका, SI। तो ऊर्जा का मात्रक भी यहाँ पे, ऊष्मा का मात्रक भी जूल होगा। तो इसका SI मात्रक जूल होगा, पर इसके और भी कुछ मात्रक होते हैं, उनको लिख लेते हैं हम। अन्य मात्रक,
कैलोरी, किलो कैलोरी, अर्ग, ये इसके कुछ और मात्रक होते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी, अर्ग। अब जैसे 1 किलो कैलोरी होती है वो किसके बराबर होगी? 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी, किलो की जगह हमने 1000 ले लिया यहाँ पे, तो ये 1000 कैलोरी हो गया। तो ये दोनों किसके बराबर होते हैं? 4186 जूल। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल, ये इसके बराबर होती है। ये क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, 1 किलो कैलोरी बराबर कितने जूल के होती है? 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल के बराबर होती है। अब इससे हमें अगर यूं पूछता है कि 1 कैलोरी किसके बराबर है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों को लेंगे हम, 1000 कैलोरी बराबर 4186 जूल, इन दोनों को हम 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। तो 1 कैलोरी में कितने जूल होंगे? 4.186 जूल। तो ये 1 कैलोरी में 4.186 जूल हो जाएगा। तो इसमें क्या देखा हमने? ऊष्मा को देखा। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हीट के रूप में आती है, वो भी ऊर्जा ही होती है, तो सूर्य से भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊष्मा का आदान प्रदान किस तरह से होता है? अगर ताप में अंतर है दो वस्तुओं के तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, और ऊष्मा का आदान प्रदान जो हो रहा है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है, मतलब गर्म सिरे से ऊर्जा ठंडे सिरे की तरफ जाती है। ये किस किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और ताप परिवर्तन पर, कि ताप कितना परिवर्तित हो रहा है। ऊष्मा ऊर्जा का अन्य रूपों में परिवर्तन। ऊष्मा ऊर्जा का अन्य रूपों में परिवर्तन होता है, वो किस तरह से होता है? जैसे हीटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में चेंज किया जाता है, भाप इंजन द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, पवन चक्की द्वारा पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। यहाँ ऊर्जा लिखेंगे, ऊष्मा ऊर्जा न लिख के। ऊर्जा का अन्य रूपों में परिवर्तन, क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, यहाँ पे सारी ये ऊष्मा ऊर्जा नहीं चेंज हो रही। ये मात्रक है, एसआई मात्रक ऊष्मा का जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और ये ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए इसका एसआई मात्रक भी जूल होगा। इसके कुछ और मात्रक है, कैलोरी, किलो कैलोरी, अर्ग। अब 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होती है, या फिर 4186 जूल के बराबर होगी। अब हमें अगर 1 कैलोरी का मान निकालना है तो इसमें 1000 की डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास 1 कैलोरी का मान आएगा 4.186 जूल। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास छोटी बनाई है मैंने इसलिए क्योंकि ताप भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी एकदम से। ताप वाले में थोड़ा ज्यादा मटेरियल है, तो आज की क्लास में इतना ही है। ताप को हम टेम्परेचर को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास को अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।